am Ajay. I am here with a new topic, resistivity and numericals based on resistivity as well as Ohm's law. लास्ट आपका जो लेक्चर था वो था ओम्स लॉ पे बेस्ड एंड रेजिस्टेंस पे बेस्ड, और वहां मैंने ये भी बताया था ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैंने वहां पे बताया था रेजिस्टेंस होता क्या है। एक बार यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊंगा बिकॉज हमारा आज का जो ये टॉपिक है वो रेजिस्टेंस पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता क्या था वहां मैंने बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मोशन में होते हैं। ठीक है, अब सपोज यहाँ मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से यहाँ पे आना है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी रुकावटें आती हैं, क्या आती है, रुकावटें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते थे। क्या बोलते थे उसे? रेजिस्टेंस। उसके बाद मैंने बताया था रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और ये क्या होता है, ओम का सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मतलब हमारे पास किस प्रकार की वायर है, उसकी थिकनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करता था। उसके बाद मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जो हम वायर यूज में ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है। उसके बाद मैंने बताया था, इसमें आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहां पे देखा था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेजिस्टिविटी। क्या नाम है टॉपिक का? रेजिस्टिविटी। तो अब इसमें देखिए, यू नो दैट, हमको ये पता है, वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द वायर के साथ में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब था कि अगर वायर है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसको हमने माना, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ मान लेते हैं। दूसरी उसकी जो दैट ये कंडीशन थी, उसमें मैंने बताया था एरिया के साथ में रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ में लिखें, क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो इनसे अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L बाय क्या हो जाएगा, A। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होता है कि जो यहाँ पे हमने निशान दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन का सिंबल। तो जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू, ये हट गया, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रो L बाय A। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें तो आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाय A। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रो। ठीक है, क्या मतलब है? रो। इस रो को ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख लेना, क्या लिखोगे, वेयर रो इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसे, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे? रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अब अगर इसको और हम डिटेल में समझें तो कैसे बता सकता हूँ, देखिए ये था आपके पास फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो यहाँ पे आपको सपोज करना है कि हमारे पास एक वायर है, मान लीजिए ये है आपके पास एक वायर। ठीक है, इस वायर की लेंथ है 1 मीटर। कितनी है इसकी लेंथ? 1 मीटर। उसका एरिया या जो इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई है वो है 1 मीटर स्क्वायर। कितनी है मोटाई? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, लेंथ की जगह 1 रख दे, एरिया की जगह 1 रख दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो के इक्वल हो जाएगा। R इज इक्वल टू रो, मतलब आप यहाँ से रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो। कैसे? जैसे लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर पीस ऑफ ए वायर।
मतलब यहाँ पे आपको ऐसे बता रखा है कि आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है, और उसकी लेंथ है यहाँ पे 1 मीटर आपको बता रखी है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बता रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, और जो वायर है उसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो उस रीजन में जो भी आपके पास रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, ठीक है, याद रख सकते हो। एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी एक वायर है, लेंथ है उसकी 1 मीटर, उसकी थिकनेस है 1 मीटर स्क्वायर, तो इस रीजन में जो भी रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, याद रख सकते हैं। तो इतना आप नोट कर लें। अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए आप लोगों ने यहां से इसका लिखा था फॉर्मूला, अगर रो को हम यहां से लिखना चाहें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू यहाँ पे है आर ए, इसके इंटू में आ जाएगा, मतलब आर ए, और एल जो है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये आपके पास आएगी इक्वेशन, तो रेजिस्टिविटी मतलब रो जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी एसआई यूनिट लिखें तो यहाँ पे लिखोगे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो इसकी यू नो दैट एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, तो इसकी क्या होती थी, ओम होती थी, तो यहाँ पे आ जाए ओम। ऊपर लिखा है एरिया, एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ होगी मीटर, तो यहाँ देखिए इस मीटर से इसका स्क्वायर जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा ओम मीटर, तो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको, क्या मतलब इसका ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आपको याद रखना है क्या, ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लें, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे, जैसा कि हमने रेजिस्टेंस में देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उसी प्रकार से हमारे पास ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। देखिए फैक्टर्स की हम बात करते हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इसमें आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हम अपने यूज में किस प्रकार का वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, और वायर पे जो वायर यूज में ले रहे हैं। दूसरा इसका जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा आपके पास टेम्परेचर, मतलब जो भी आपके पास कंडक्टर है या वायर है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ से आप ये बता सकते हो कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या बताओगे, इसमें लिखेंगे द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज directly proportional to temperature of wire or conductor, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन भी आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर आपके पास
कोई भी ये कंडक्टर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन देयर रेजिस्टिविटी, उसके रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे बताओगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ में रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, याद क्या रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। मैंने फर्स्ट बताया नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब हमारे पास जो वायर है जिसको हम यूज में ले रहे हैं वो कौन से मटेरियल का है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा बताया टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यू नो दैट जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द वायर उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आप यहाँ पे लिख भी लें, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर। ठीक है, मतलब ये लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर हम रो को आर के इक्वली लिखते हैं जब इसकी ये वैल्यू 1 हो जाती है और इसकी हो जाती है 1। तो यू नो दैट यहाँ से एरिया और लेंथ जो है जो भी हम वायर यूज में ले रहे हैं उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आपसे अगर यहाँ से मैं ये क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, हमने उसके लेंथ को डबल कर दिया, किसको, लेंथ को, तो ये बताइए रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ा। ठीक है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन देयर रेजिस्टिविटी। तो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका आंसर रहेगा रेजिस्टिविटी विल बी सेम। रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कीजिए या उसका एरिया जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कीजिए। तो सिंपली आपको यहाँ से याद रखना है डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर। तो ये आपका ये टॉपिक था रेजिस्टिविटी का, आप इसे अच्छे से नोट करें। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लें। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम यहाँ देखते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा, इसमें देखिए आपको क्या बता रखा है। यहाँ बता रखा है फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, वायर जो बता रखी है उसकी लेंथ कितनी है, 0.1 किलोमीटर है उसकी लेंथ। ठीक है, वायर कौन सा है, कॉपर का वायर है। उसके बाद यहाँ बता दें उसकी रेडियस इतनी है और यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है वो आपको इतनी लेनी है, मतलब यू नो दैट कॉपर का वायर है उसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे बता रखी है, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे इसको करना है, वी नो दैट, हमें पता है। अभी हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, लिखा था, उससे ये पहले हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं जो हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या था आपके पास, R इज इक्वल टू रो L बाय A के इक्वल था। गिवन जो है उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या आपके पास, फर्स्ट यहाँ पे बता रखा है लेंथ ऑफ द वायर, मतलब L की है कितनी है, 0.1 किलोमीटर। दूसरी बात इसमें रेडियस है, रेडियस कितनी है वायर की, 0.5 मिलीमीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ द वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है रेजिस्टिविटी, ये कितनी है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी न्यूमेरिकल में करते हैं तो जो भी आपके पास ये वैल्यू होती है उससे उसके ऐसा यूनिट लिखना होता है। इसको ऐसा यूनिट में लिखें, यू नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर। तो अगर इसको मीटर में लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 100 मीटर। उसके बाद आर आपको बता रखा है, आर मतलब है उसकी रेडियस, ये किस में लिखी है, मिलीमीटर में, इसको भी लिखना है
मीटर में। तो यू नो दैट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.5 और मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे इंटू लिख देंगे 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगी रेडियस और ये इसकी रेजिस्टिविटी। अब इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो दैट R इज इक्वल टू रो L और एरिया। अब यहाँ पे एरिया के लिए आपके पास क्या है, ओनली रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, जो भी हम वायर मानते हैं तो उसका आगे का जो हिस्सा होता है वो एक सर्कल के ये जैसा मानते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल का एरिया होता है क्या होता है, πr²। इसकी रखेंगे वैल्यू। तो देखिए रखें इसकी वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू रो आपके पास कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर ये कितनी है 100 डिवाइड बाय क्या लिखोगे एरिया मतलब πr²। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 रखते हैं। उसके बाद r का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 0.5 इंटू 10⁻⁻3 इसका होल स्क्वायर। इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस आएगा 2.16 ओम के इक्वल। तो ये आप सोल्व कर लेना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या रहेगा आपके पास। इसमें बताया क्या है a 24 वोल्ट बैटरी feeds a length of 480 ohm. Find current in the lamp. क्या निकालना है, करंट आपको निकालना है इसमें लैंप में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है इसमें आपको बता रखा है। एक बैटरी है उसमें वोल्टेज है 24 वोल्ट, ठीक है। और उसका रेजिस्टेंस है इतना। तो बताओ करंट कितना होगा। तो यू नो दैट गिवन क्या है आपके पास, गिवन है V मतलब पोटेंशियल, वो कितना है 24 वोल्ट। दूसरी बात यहाँ पे बता रखी है आपको कि रेजिस्टेंस कितना है R, ये है आपके पास 480 ओम, यही है ना। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें तो यू नो दैट आपको क्या निकालना है, वी नो दैट करंट निकालना है। I इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, मैंने बताया था वहां पे V इज इक्वल टू IR के इक्वल होते हैं, ये होता था ना। अब निकालना क्या है I के लिए R इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब I इज इक्वल टू V बाय R के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास है और ये दोनों अपने SI यूनिट में भी हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखें कितना आ जाएगा 24/480, ठीक है। ये आएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा इट इज इक्वल टू 1/20। और इसको जब आप सोल्व करोगे 0.05 करंट है तो I क्या आ जाएगा एम्पियर। तो यू नो दैट यहाँ से I की वैल्यू आ गई कितनी 0.05 एम्पियर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा करंट। मतलब है कि अगर आपके पास V और R की वैल्यू है तो हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे न्यूमेरिकल्स। ऐसे और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक्स में उन्हें आप सोल्व कीजिए और अच्छे से कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।